सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोद साइंस। और आज सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो 3 क्वेश्चन हैं इनको अच्छी तरह से हम लोग आज करेंगे, जो कि आपके 2024 पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम पूरा सेट करने वाले हैं 2024 के सारे सेट करने की कोशिश करेंगे हम लोग जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते। सो आपको चैनल, बाकी ये पार्ट नंबर 8 है, जो नए आए हुए हैं उनको मैं बता दूँ, ये पार्ट नंबर 8 है। पार्ट 7 तक मैंने अपलोड कर रखा है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगे की वीडियोस भी मैं डालती रहूँगी तो आप तक आसानी से बहुत जल्दी पहुँच जाए, क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। मैंने डिटेल में यहाँ, जो बच्चे भी पुराने हैं उनको पता है, डिटेल में यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या है क्यों है। क्योंकि अगर आपकी कोचिंग या कॉलेज में नहीं भी हुआ है, एटलीस्ट आप ये कॉन्सेप्ट मतलब भर का आप जान जाएँ, ताकि आप वहाँ अपने पेपर में कर पाए। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 8 है। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आप अपने लिए ही, आपके अच्छे के लिए है। और लाइक भी ज़रूर करके जाइए, ताकि मुझे पता चले कि चीज़ें अच्छी जा रही। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग डिटेल में शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है कि ये आपका आया था, और ये क्वेश्चन सबसे पहले दोनों देखिए एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर हैं, तो आप एक सॉल्व करते हैं, अपने आप भी आपका सॉल्व होगा। बस थोड़े बहुत नॉलेज की आपको ज़रूरत होगी। ये कह रहा है 2 एनर्जी लेवल्स हैं इलेक्ट्रॉन के, हाइड्रोजन एटम, जो आपका एटम हाइड्रोजन एटम वाला चैप्टर, वहाँ से क्वेश्चन है कि 2 एनर्जी लेवल्स जो इलेक्ट्रॉन के हैं, हाइड्रोजन एटम के, वो सेपरेटेड है किस एनर्जी डिफरेंस से, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। और आपसे कह रहा है कि वेवलेंथ निकालो कि कौन सा रेडिएशन एमिट होगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में सॉरी, उस समय क्या एनर्जी रेडिएट होगी, और ये सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के किस लाइन पे फॉल करेगा आगे। ठीक है, तो आप सबको पता है कि सबसे पहले तो पहले ए सेक्शन पर हम फोकस करें। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप सबको पता है, लाइमन बार्मर, पाशन, ब्रैकेट, फोन, ये सब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पार्ट होंगे। इन सबसे भी पहले हम एक ये जानते हैं कि अगर देखिए 2 एनर्जी लेवल्स हैं। एनर्जी लेवल्स का क्या मतलब हो गया, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप सब जानते हैं न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं एक ऑर्बिट में। ठीक है, तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन, अभी मैं पूरे ऐसे नहीं कि 8 बनाऊँ बैठ के, ठीक है, फिर भी आपके उसके लिए, और ये मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है, एक्साइट में कहीं से एनर्जी अगर पाता है तो ये एक्साइट करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। हायर एनर्जी का मतलब है यहाँ पर जो एनर्जी थी उससे यहाँ किसी हायर एनर्जी स्टेट में जब चला जाता है, उसके बाद क्या करता है, एनर्जी पाकर फिर वो वापस बहुत देर तक कि वो अपना समय वहाँ नहीं बिताता, 10⁻⁸ सेकेंड का समय बिताने के बाद वो वापस जो है वो अपनी जहाँ पर ओरिजिनल उसका घर था, यानी जहाँ वो ऑर्बिट करता था, वहीं आ जाता है। ठीक है, उस जिस दौरान वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आ रहा होता है, उस दौरान वो एनर्जी जो उसने पाई होती है उसको रिलीज़ करता है, और उसको रिलीज़ फोटोन के फॉर्म में करता है। ठीक है, तो और वो एनर्जी जो रिलीज़ करता है वो वेवलेंथ पर, किस मैटर पर, यानी कि लाइट है तो उसकी अपनी एक वेवलेंथ होगी, तो वो किस वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा, ये डिपेंड करेगा कि एनर्जी डिफरेंस क्या था, मतलब हायर एनर्जी स्टेट पे जिस पे गया था और जिस पर वो वापस आ रहा है उसका एनर्जी डिफरेंस क्या था। तो उसका एक रिलेशन है जो इस्टेब्लिश किया गया बोहर के, आपके थर्ड बोहर का जो पॉस्टुलेट है उसमें उसने बताया कि जो एनर्जी डिफरेंस यानी डेल्टा ई, जो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस है, वो बराबर होता है hc/λ के। यानी कि अगर आप यहाँ पर डेल्टा, ये आपको पता है कि क्या एनर्जी स्टेट है, ये प्लांक्स कांस्टेंट होता है, और सी जो होता है वो लाइट की ही स्पीड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होती है। भी प्लांक्स कांस्टेंट में मैं बताऊंगी क्या वैल्यू होती है। ठीक है, अपॉन लैम्डा करेंगे तो आपको क्या एनर्जी डिफरेंस पता है, ये पता है, ये पता है, तो आप किस वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा ये पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ये बात है, और ये क्वेश्चन इसी पर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि 2 एनर्जी लेवल्स है इलेक्ट्रॉन के, हाइड्रोजन एटम, यानी कि 2 एनर्जी लेवल्स में जो डिफरेंस सेपरेटेड है वो, यानी कि डेल्टा ई की वैल्यू आपको दी हुई 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वेवलेंथ क्या एमिट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा हायर से लोअर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, यही बात पूछी है उसने। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेल्टा =hc/λ, ये फॉर्मूला होता है, बोहर का थर्ड पॉस्टुलेट है जो बताया गया। डेल्टा ई की बात करें तो आपको दिया हुआ है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको चेंज करना होगा, जब वैल्यू यहाँ रखते हैं जूल में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा उसको 1.6 × 10⁻⁻19 से। उसके बाद एच की वैल्यू आप सबको प्लांक्स कांस्टेंट की पता भी होनी चाहिए, आपको ऐसे एग्जाम पेपर में दी भी होती है, अगर स्टार्टिंग में आप देखेंगे या पीछे किसी में दी होती है।
बट आप याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। तो H इज इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और C सभी को पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बस कुछ नहीं करना, लैम्डा इक्वल टू HC अपॉन डेल्टा ई करना है, इक्वल टू यानी कि लैम्डा उधर भेज देना और डेल्टा ई की वैल्यू इधर है क्योंकि हमें लैम्डा चाहिए, HC अपॉन डेल्टा ई करना है। H की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी 6.63 इंटू 10⁻34, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ कर दी और डेल्टा ई की वैल्यू नीचे लिख दी है, ठीक। उसके बाद क्या किया, 663 को पॉइंट से पॉइंट मैंने यहाँ हटा दिया है और 663 को मल्टीप्लाई कराया 3 से तो 1989 मिला है, और 255 को 1.6 से जब मल्टीप्लाई कराया तो 408 मिला है, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ 10 टू द पावर्स बची हैं, उनको एक तरफ कर लिया, 10 टू द पावर -34 + 8 + 19, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 19 हो गया। अब जैसे ही इसको आप क्या करोगे, जैसे ही आप क्या करोगे कि इसको डिवाइड करोगे तो आपको 4.875 वैल्यू मिलेगी इंटू 10 टू द पावर -34, इन दोनों को ऐड कर दिया है तो प्लस का 27 है। तो आपको लैम्डा इक्वल टू 4.875 इंटू 10 टू द पावर, ये बचेगा -7, तो -7 मीटर कह लीजिए, या ये पॉइंट थोड़ा आगे बढ़ाकर आप ये वैल्यू कह सकते हैं 487.5 इंटू 10⁻9 मीटर, यानी कि 10 टू द पावर -9 है तो इसको नैनोमीटर भी कहा जाता है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं, एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए तो 4875 एंगस्ट्रॉम, जब 10 टू द पावर -10 कर दें, एक वैल्यू और बढ़ा दें, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर, इसमें कुछ भी आप लिखते हैं सब आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई ऐसा जो थ्योरी वाले में होता है उसमें ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती जब तक कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में हाँ एक्सपेक्टेशन होती है कि क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। सो ये आपके आंसर हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया बहुत अच्छे से। अब देखिए उसने नेक्स्ट बात क्या कही है कि ये किस सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में गिरेगा आगे। अब इसके लिए आपको बता दें, आप सबने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा तो आपको लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन, अब ये आखिर का लाइमन, बामर, पाशन ब्रैकेट अगर आपको बहुत डिटेलिंग में नहीं भी पता है तो आप ये देखिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी कि हाइड्रोजन एटम के दौरान जब ट्रांजिशंस हो रहे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाकर आता है तो वो कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है। इस तरीके का मतलब क्या है कि देखिए ये n=1 एनर्जी लेवल है। अगर सारे के सारे किसी भी हायर ऑर्बिट से आकर वो n=1 पर आके गिरते हैं, n=1 वाली एनर्जी लेवल पर आके गिरते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उस दौरान वो लाइमन सीरीज को फॉर्म करते हैं। उस दौरान वो किसको ही किसी हायर एनर्जी स्टेट, वो किसी भी n=2, 3, 4, 5, 6 किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से अगर 1 पर ही आकर गिरते हैं तब जो सीरीज़ हमें मिलती है वो लाइमन सीरीज़ की मिलती है। अगर वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी स्टेट में गए थे वो सारे n=2 पर आके गिरेंगे, वो जो भी सीरीज़ फॉर्म करेंगे वो बामर सीरीज़ होगी। एंड सिमिलरली अगर n=3 पर करते तो पाशन, n=4 पर करते तो हमें ब्रैकेट सीरीज़ मिलती है। और सिमिलरली फुंड यहाँ पर नहीं है, फुंड के लिए क्या होता है कि अगर वो 5 पर आके गिनते हैं तो फुंड सीरीज मिलती है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट दो इंटर के क्लास के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो है लाइमन और बामर, बस ये दो ध्यान रखिए, ठीक है। अब लाइमन और बामन सीरीज के लिए आप सबको पता है ये फॉर्मूला जो है इसकी मदद से हमने जो है यहाँ पर ये लैम्डा जो वेवलेंथ जिस एनर्जी ट्रांजिशन जो कर रहा है, अभी मैंने आपको बताया एनर्जी डिफरेंस, वो जो फोटोन गिर रहा है, जो लाइट गिर उसकी वेवलेंथ 8 रेडबर्ग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आप सबको पता होती है। और n1 वो नंबर होता है जहाँ पर आके गिर रहा है, यानी कि n1 वो होगा जिस पर आके, लाइमन के लिए 1 होगा, बामर के लिए ये n1 2 होगा, ठीक है। और n2 वो होता है जहाँ से आगे गिरा, क्योंकि आ तो वो कहीं से भी सकता है। लाइमन के लिए ये फिक्स है कि n1 फिक्स होगा और बामर के लिए भी ये फिक्स है कि ये n1 जो है वो 2 ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसी की मदद से हमने ये जान लिया कि देखिए एक दो चीज़ों के बीच में हम रख लेंगे, जैसे कि n=1 यानी कि एक सबसे ये लिमिट, ठीक, एक ये लिमिट जब यहाँ से यहाँ आता है, और एक जो सबसे हाईएस्ट से आ रहा होगा यानी कि कहीं इनफाइनाइट से आ रहा होगा, यानी कि n2 की वैल्यू एक हम इनफाइनाइट रख लेंगे और n2 की जो वैल्यू है एक बार 1 रख के रखेंगे, यानी कि इसी के बीच कौन कौन सी वेवलेंथ के बीच में ही जो वैल्यू है वो लाई करेगी। तो लैम्डा की वैल्यू इस बेसिस पे एक शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकलती है, एक लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकलती है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जब n2 इनफाइनाइट करते हैं तब निकलती है, और n2 1 पे शॉर्टेस्ट, इन्हीं दोनों के बीच में आपकी वैल्यू लाई करेगी। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ देखिए ये हटा दीजिए, मैंने यहाँ लिखा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जब n=2 करेंगे तो लाइमन सीरीज के लिए जो वैल्यूज़ मिलती हैं ये आप लर्न भी कर लें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। 1216 एंगस्ट्रॉम रहती है, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी 912, इसी के बीच में कहीं ना कहीं जो है वो एनर्जी ट्रांजिशन जहाँ पर भी हो आपको ये लाइमन सीरीज़ में आएगा कि नहीं आएगा, आपको लॉन्गेस्ट पता है, शॉर्टेस्ट पता है, बाकी सारी वैल्यू इसके अंदर अगर गिरती हैं तो लाइमन सीरीज़ के अंदर ही गिनी जाएंगी। बामर सीरीज़ की बात करें तो इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो शॉर्टेस्ट हमें पता है, अगर वैल्यू इसमें आके गिरी होगी यानी कि कहीं से भी उसने ट्रांजिशन किया इन्हीं के बीच में रहेगा तो वो बामर सीरीज़ की वैल्यू को लेगा। और आगे ऐसी और वैल्यूज़ आप उस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि बस यही दोनों आप ध्यान रखें। तो अब देखिए अगर आप गौर से देखिए जो आपने वैल्यू निकाली थी, ठीक, एक मिनट, यहाँ पर
जो कि है, अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर दूँ 4875, यानी कि 4000 समथिंग है वैल्यू, ठीक है, 4000 वैल्यू समथिंग अगर बात की जाए तो वो किसके अंदर गिरेगी, 12 से 16 लॉन्गेस्ट है और 912 इसके बीच में तो आके नहीं गिरेगी। अगर बात की जाए तो जो 4000 समथिंग है ये लॉन्गेस्ट है और ये शॉर्टेस्ट है, इसी के बीच में 4000 कहीं होगा, है ना, इसी के बीच में जो आपने 4800 समथिंग जो किया इसी के बीच में एंगस्ट्रॉम में होगा, यानी कि ये बामर सीरीज़ की लाइन है। ठीक, किसकी लाइन है, बामर। अब 6000 के बाद से जो लाइन शुरू होगी वो लाइमन बामर ब्रैकेट की होगी, उससे मतलब नहीं आपको, ये दोनों अगर आप याद रखते हैं तो आप आराम से लाइमन सीरीज़ और बामर सीरीज़ को अच्छी तरह से कराते हैं। ठीक है, उम्मीद है, देखिए मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, भले थोड़ा वक्त लग जाए, इसलिए मैं धीरे धीरे शुरू कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दिस सन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस विद ऑर्बिटल स्पीड दिस 30 किलोमीटर पर सेकेंड। फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइजेज इट्स रिवोल्यूशन यूजिंग बोहर्स मॉडल, इन दिस केस मास ऑफ अर्थ। फिर से देखिए बोहर मॉडल से, बोहर भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले ही चैप्टर के अंदर है। अब बोहर मॉडल की मदद से आपको बताना है कि इसका क्या क्वांटम नंबर, कौन सा क्वांटम नंबर होगा जो कैरेक्टराइज करेगा वो अर्थ। देखो इसको बिल्कुल ऐसे रखा है, अर्थ को बिल्कुल रखा है इन्होंने, क्या, यहीं पे मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है, इतना मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है, इसे सुनने में लग रहा है। अर्थ, देखिए हमें पता है अर्थ सन के चक्कर लगाती है, तो ये रहा हमारा सन, ठीक, प्यारा सा सन, ठीक। अब अर्थ इसके चक्कर लगाती है, अर्थ तो बिल्कुल ऐसे ही लगाती है ना, ऐसे पूरे घूमती रहती है, ठीक है, सन के, तो अर्थ को बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा रखा है, तो अर्थ क्या हो गई आपकी, इलेक्ट्रॉन हो गई, इस जैसा इमेजिन किया, ठीक है। अर्थ अगर इलेक्ट्रॉन है और ये घूम रही है सन के इर्द गिर्द, तो हमें पता है कि एक फिक्स ऑर्बिट में भी अर्थ भी एक फिक्स ही ऑर्बिट में घूमती है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, ये सन के इर्द गिर्द एक फिक्स ऑर्बिट में घूमती है और उसकी स्पीड आपको बता रखी है। तो अगर आपने बोहर का वो फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़ा है, उसकी मदद से हम यहाँ आंसर निकालेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है, बुक से मैंने इसलिए निकाले ताकि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहे कि मैं सही बता रही हूँ, सॉरी, ठीक है। अब बात करें इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व। अब ये कहता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है केवल उन्हीं ऑर्बिट में इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम जो है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, यानी कि ऑर्बिट भी क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है कि उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा, जिसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π, जहाँ h प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो mvr होता है, यानी कि ये mvr जब बराबर होगा तो इसकी कुछ फिक्स वैल्यू होंगी, n टाइम h/2π, नहीं h/2π की कोई वैल्यू है, यानी कि फर्स्ट n इक्वल टू 1 h/2π होगी, या तो 2 टाइम h/2π होगी, 3 टाइम h/2π होगी, इन्हीं ऑर्बिट्स में वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। अब इसी से सवाल आया है, तो हमें क्या पता है कि और जहाँ n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसी क्वांटम नंबर की बात कर रहा है कि हम बोहर मॉडल की मदद से n की वैल्यू पता कर लें जब वो रिवॉल्व कर रहा है कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। n की वैल्यू वेलोसिटी इस रेडियस पे कर रहा है, इस पे मैटर कर रही है, उसका मास क्या है, इन सब पे मैटर भी तो करता है ना कि एंगुलर मोमेंटम उसका क्या है, उस बेसिस पर उसका हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकल के आ जाएगा। इसी को बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो बस हमें यही करना है कि हमें ये फॉर्मूला उठा लेना है और n की वैल्यू एक्चुअली में हमसे डिमांड कर रहा है ऐसे ही केस में, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपको आर दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि अब मैंने लिख दिया है, वेलोसिटी 30 किलोमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे 30 × 10³ बोल सकते हैं, किलोमीटर को किलो को 10³ मीटर पर सेकेंड। और मास ऑफ द अर्थ की बात करें तो ये दिया है आपके यहाँ क्वेश्चन में। अब बोहर मॉडल लगाया, mvr = nh/2π किया, तो हमको n चाहिए, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चाहिए, क्योंकि क्वांटाइजेशन कंडीशन पूछी है, n क्या होगा इसका, तो mvr और 2π को इधर कर दिया और नीचे h है, h अगेन देखिए 6.63, ये वैल्यू आप रट ही लो क्योंकि बहुत काम आ जाती है, ठीक है। 6.63 × 10⁻34, मास जो दिया है उसकी वैल्यू यहाँ लिख दी है, वेलोसिटी 30 × 10⁻³ और रेडियस यहाँ पे लिख दी है, और 2 × π की वैल्यू 3.14 है। कैलकुलेटिव है थोड़ी, उसको अच्छे से कैलकुलेशन थोड़ा बहुत अपना अच्छा कर लेना, ठीक है। इसको कैलकुलेट जब आप करोगे तो आपको ये वैल्यू n बराबर मिलेगी, बस यही निकालने को कहा था आपको। मैं बता दूँ अगर एग्जाम में आप यहाँ पे छोड़ भी देते हो, मान लीजिए अगर बहुत समय नहीं है, फिर भी एग्जामिनर आपको नंबर देगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि उसको ये पता है कि आप वहाँ पर ऐसे मैथमेटिशियन वाला बन के नहीं जा रहे हो, आप वहाँ पर यहाँ तक छोड़ भी दोगे तो भी आपको नंबर एग्जामिनर देगा। हाँ, अब डिपेंड करता है कि वो उस पर 1 नंबर आधा नंबर काट ले, बट मेन चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसके थ्रू आंसर जो है वो निकल आएगा अप्रॉक्स, ठीक है। सो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की। नेक्स्ट वीडियो पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयारी तब तक शुरू करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।